अक्सर ये माना जाता है कि एक देश दूसरे देश पर अगर टैरिफ लगाए तो उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगते हैं। इसका मतलब अगर आपने मेरा कोई नुकसान किया तो मैं भी आपका बराबरी से नुकसान करूंगा। ये होता है ट्रेड वॉर इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में। अब सबसे पहले समझते हैं कि आज की ये न्यूज़ क्यों है, क्योंकि अमेरिका अभी तक टैरिफ लगा रहा था सारी कंट्रीज पे कहीं ना कहीं, और उसकी एक बड़ी लिस्ट भी है स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्री, उसमें इंडिया का भी नाम है। अब अगर आप देखें तो मैक्सिको ने भी इंडिया पे 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अब इस अनाउंसमेंट से क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या इंडिया एक्शन लेगा, क्या सरकार को बोला जा रहा है कि मैक्सिको के इस स्टेप पे इंडिया क्या रिटेलिएट करेगा? आज मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिया कोई रिटेलिएट नहीं करेगा। रीजन उसका इकोनॉमिकल है, रीजन उसका हमारे पैर पे, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी ना मारने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा मैक्सिको ने क्यों किया, और इस वीडियो के बीच में हम समझेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि भाई टैरिफ का मतलब क्या है, कौन सी इंडस्ट्री अफेक्ट होने वाली है, और एट द एंड ऑफ दी स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे कि अब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इंडिया मैक्सिको ट्रेड शॉक। मैक्सिको ने क्या किया, टैरिफ हाइक कर दिया, कितना, 50% तक। अब उससे इंडिया के एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे ही सरकार पूरा जोर लगा रही है कि जैसे तैसे एक्सपोर्टर्स प्रमोट हो जाए, एक्सपोर्टर्स का प्रमोशन ना रुके, उनको डोमेस्टिक मार्केट का एक्सेस भी दिया जा रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा। इसके अलावा जितना भी टैरिफ हाइक हुआ था उससे टैक्स रिबेट देके पीएलआई स्कीम के अंडर और रुपी का डेप्रिसिएशन ना रोकते हुए सारी सुविधाएं देने की कोशिश की है ताकि एक्सपोर्टर्स इंपैक्ट ना हो, और एक्सपोर्टर्स इंपैक्ट की वजह से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो इनकमिंग है वो इंपैक्ट ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं होता क्या, हुआ क्या है। तो ये बिग शॉक लगा है। व्हाई मैक्सिकोज डिसीजन मैटर्स फॉर इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या। फैक्ट सबसे पहले, मैक्सिको विल इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। 1 जनवरी 2026 से मैक्सिको ने अनाउंस कर दिया जो भी सामान इंडिया से आएगा मैक्सिको में उस पर 50% का टैरिफ लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। अब जीटीआरआई ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूं, इस रिपोर्ट से मैंने लिया है, दिस विल हिट 75% ऑफ इंडियाज 5.75 बिलियन एक्सपोर्ट्स टू मैक्सिको। तो लगभग 5.6 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं मैक्सिको को, और इस 5.75 बिलियन में से 75% हिट होने वाले हैं सेक्टर्स। अब इंडिया डज नॉट हैव एन एफटीए विथ मैक्सिको, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मैक्सिको के साथ नहीं है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली पीनलाइज हो रहा है, मतलब इंडिया भी उसके घेरे में आ रहा है। अब यहां से इंडिया का इंटरेस्ट समझते हैं कि दिस इज नॉट एंटी इंडिया, ये एंटी इंडिया नहीं है। क्यों नहीं है मैं समझाता हूँ। It is Mexico's repositioning itself for USMCA. What is USMCA? United States Mexico Canada Agreement, उनके negotiations को लेके है। So India has become collateral damage in the नॉर्थ अमेरिका सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट। सिंपल से भाषा में समझाता हूं, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का ये अग्रीमेंट बना रहे हैं। अब उस अग्रीमेंट का हिस्सा बनना, उसमें एडजस्टमेंट करना, उसके हिसाब से चलने के चक्कर में ये टैरिफ इंडिया पे लगे। सो दिस इज नॉट अ टैरिफ डिसीजन, दिस इज जियोपॉलिटिक्स डिस्गाइज्ड एज कस्टम ड्यूटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, फोटो मैंने कारों की लगाई क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर इससे सबसे ज्यादा हिट होने वाला है। ठीक है, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडिया का बिगेस्ट कैजुअलिटी है, मतलब ये जो टैरिफ लगाना है, और उस टोटल ट्रेड में से 75% जो हिट हो रहा है उसमें मेजॉरिटी ऑटो कंपोनेंट्स है। ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल, और ऑटो से रिलेटेड मतलब गाड़ियों के एक्सपोर्ट और गाड़ियों के कंपोनेंट से लेके इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेगमेंट टू मैक्सिको। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो एक्सपोर्ट इतना होता है, टैरिफ बढ़ने से 20 से 35% हो गया। ऑटो कंपोनेंट्स 507 मिलियन है, तो ये 10 से 15 से 35% हो गया, 35%। मोटरसाइकिल्स की बात करें तो बजाज, टीवीएस, हीरो ये इतना एक्सपोर्ट करते थे और टैरिफ से इतना बढ़ गया। मतलब जब प्राइस बढ़ जाता है ग्लोबल मार्केट में तो कॉम्पिटिटिवनेस इरोड हो जाती है, क्योंकि जब हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो इंडिया के गुड्स वहां महंगे दिखेंगे, और जब महंगे दिखेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, इंडियन फर्म्स आर एम्बेडेड इन मैक्सिको बेस्ड सप्लाई चेन्स फीडिंग द यूएस मार्केट। इसका क्या मतलब है, इंडिया की जो फर्म है, इंडिया की जितनी भी कंपनी है, वो मैक्सिको बेस्ड सप्लाई चेन को यूएस मार्केट के थ्रू एक्सेस करना चाह रही है।
अब USMCA क्या कहता है, ये इसने रूल किया है, नाउ फेवर रीजनल सोर्सिंग एंड इंडिया इज बीइंग प्राइस्ड आउट ऑफ डेलिबरेटली। अब देखो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स किस तरह से चल रही है, ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का मिक्सचर है। मतलब किसी कंट्री पे हमको दबाव डालना है तो हम बहुत सारे तरीके से डाल सकते हैं। आपने मेरे वीडियो चाइना और इंडिया चाइना वाले में भी सुना होगा कि कैसे चाइना बॉर्डर इंगेजमेंट्स और इवन कस्टम्स बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करता है प्रेशर बनाने के लिए। बल्कि चाइना से क्लैरिटी है कि बॉर्डर इश्यूज अलग हैं और ट्रेड अलग है, उसके बाद भी वही यहाँ सेम चीज़ हुई है। जब यूएस ने बोला कि यूएस टैरिफ लगाएगा सब पे, उसके बाद भी इंडिया यूएस के रास्ते पे नहीं चला, तो उसके बाद टैरिफ और बढ़ाए गए। अब उसके बाद ग्रुपिंग की जा रही है। आप देखो जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं ना, एक बड़ी क्लास में 2 लोगों के व्हाट्सएप, 4-5 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, वैसे ही ये दुनिया में चल रहा है। सब अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं अपने आसपास के। अब इंडिया wasn't losing a quality, it's being edged out by ट्रेड रूल्स रिटर्न एल्सवेयर। तो कहीं और के अग्रीमेंट की वजह से हम पे इंपैक्ट आया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने कुछ फोटोज लगाई ताकि आप समझ सको। फिर आता है टेक मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अ साइलेंट एक्सपोर्ट ब्लॉकेड। यहाँ से क्या हुआ है देखते हैं। सेक्टर फेसिंग नियर शटडाउन रिस्क, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो ऑलमोस्ट शटडाउन की रिस्क पे हैं। जैसे स्मार्टफोन की बात करूं तो उनके एक्सपोर्ट्स है 284 मिलियन, 0% टैरिफ से 35% टैरिफ। इंडस्ट्रियल मशीनरी एक्सपोर्ट 548 मिलियन, 5 to 10% से 25 to 35%। और मेटल जिसने सबसे ज्यादा ब्रंट झेला है इसका, वो है एल्यूमिनियम, अप टू 35%। आयरन एंड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 35% और फ्लैट स्टील 50%। प्रोहिबिटिव मतलब रोकना ही है, यही पर्पस है इसका। एनालिसिस के तौर पे देखते हैं, दीज आर द स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग लैक्स। इंडिया में लेबर इंटेंसिव गुड्स वैसे भी कम बनाए जाते हैं। इंडिया सर्विसेज की दम पे आगे बढ़ता है और सर्विसेज में उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं होती हैं। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स क्रिएट होती हैं वो इन टैरिफ की वजह से हिट हो रही हैं, तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है। टैरिफ एट दिस लेवल वाइप आउट मार्जिन एडवांटेज, तो जो मार्जिन एडवांटेज था वो वाइप आउट हो गया। नॉट जस्ट प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, प्रॉफिट तो कंपनी के ओनर्स को होने वाला है, उसके अलावा जो मार्जिन होता है जिसपे कंपनी काम करती है वो भी मुश्किल है। सो दिस इज एन ट्रेड फ्रिक्शन, ये ट्रेड फ्रिक्शन नहीं है, ये क्या है, एक्सपोर्ट एक्सक्लूजन थ्रू प्राइसिंग। जानबूझ के आपके प्रोडक्ट्स महंगे दिखाए जा रहे हैं जिससे कि आपका एक्सक्लूजन हो जाए ग्लोबल मार्केट से। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। टेक्सटाइल, फार्मा एंड व्हाई इंडिया वोंट रिटेलिएट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमको बोला जाएगा, सरकार को बोला जाएगा आप कुछ करते क्यों नहीं करते, मैं आपको इस रीजन बताता हूं इस स्लाइड पे। ठीक है, सेक्टर वाइज रियलिटी चेक देखते हैं। गारमेंट्स एंड मेडअप्स की बात करें तो टैरिफ 20 से 25 से 35% हो गया। टेक्सटाइल 10-15 से 25% हो गया। फार्मास्यूटिकल टैरिफ लार्जली अनचेंज, लगभग इतना ही है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल उन लोगों को भी चाहिए जो हम जेनरिक मेडिसिन और बाकी दवाइयां बनाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉफी, टी, स्पाइसेस 0 to 5% से 15%। अब वाई इंडिया वुड नॉट रिटेलिएट, इसको समझते हैं कि इंडिया भी मैक्सिको पे टैरिफ क्यों नहीं लगाएगा। सबसे पहले समझते हैं इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, 5.75 बिलियन टू मैक्सिको। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट्स ओनली 2.9 बिलियन फ्रॉम मैक्सिको, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। रिटेलिएशन का क्या मतलब हो गया, सेल्फ हार्म, खुद का ही नुकसान हो जाएगा। और वीक लेवरेज है तो इसको लेवरेज को लेके भी हम क्या करेंगे, मतलब हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो वैसे ही कम है, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हर बार छाती ठोकने में नहीं है, चेस्ट थंपिंग, ओके, बट इट्स चूजिंग बैटल्स वाइजली। कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है, जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हमारे पॉलिसी मेकर मैक्सिको से इस सेंस में कोई लड़ाई नहीं करेंगे। मैंने आपको पूरा चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब रियल गेम क्या है, USMCA, that is United States Mexico Canada Agreement, चाइना एंड स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट। अगर आप देखो तो दुनिया अब बायपोलर तरफ जा रही है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट सर्व करता है, चाइना अपने इंटरेस्ट सर्व करता है, उसके साथ देखते हैं अब मैक्सिको ये क्यों कर रहा है। प्रिपेयरिंग फॉर टफ USMCA नेगोशिएशन, तो इस पे जो नेगोशिएशन होंगे उसके लिए मैक्सिको खुद को प्रिपेयर कर रहा है। शोइंग द US इट विल रिड्यूस नॉन FTA इंपोर्ट्स, वो मैक्सिको US को बता रहा है कि हमारे यहाँ जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बिना है
है ना, वो इंपोर्ट्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका फ्रेंडली सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करो जो पड़ोस में लोग हैं। तो रीजनलिज्म और रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे कि इंडिया भी कर रहा है। इंडिया से ज्यादा कुछ बोलो तो इंडिया ब्रिक्स के साथ चला जाता है। अब अमेरिका को इससे मिर्ची लगती है, और जब अमेरिका को इससे मिर्ची लगती है तो अमेरिका ने बोला ठीक है, लेट्स टेक द गेम फॉरवर्ड। वही चीज है उसी के कंटिन्यूएशन में। चाइना, इंडिया, आसियान सबको हिट होगा, सिग्नल टू वॉशिंगटन। यूएस को बता रहा, यूएस बार बार बता रहा है कि कौन लीडर है एंड हु कंट्रोल्स द ट्रेड। ठीक है, बिगर ग्लोबल ट्रेंड क्या है? तो जो दुनिया है ना वो अब कहाँ मूव कर रही है? ग्लोबलाइजेशन से फ्रेंड शोरिंग या ब्लॉक बेस्ड ट्रेड पे मूव हो रही है। मतलब तुम और मैं दोस्त हैं तो हम आपस में ट्रेड कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको रशिया वाले केस में भी समझाया था। रशिया वाले केस में क्या है, इंडिया और रशिया का ट्रेड रुपी में होने वाला है। अब रुपी में कैसे होता है? लोग बोलते हैं सर कैसे होगा, रुपी तो 90 रुपीज पर डॉलर पहुंच गया है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि रशिया ने इंडिया में एक बैंक अकाउंट खुलाया, ठीक है। अब इंडिया को जब भी इंपोर्ट करना है ऑयल, रशियन ऑयल, तो इंडिया को रशिया को पैसे देने, वो पैसे इंडिया रशिया के इंडियन बैंक के अकाउंट में डाल देगा। अब रशिया बोलेगा इन पैसे को मैं क्या करूं, तो रशिया अब इनको वापस ले जाएगा, या तो रूबल में कन्वर्ट कराएगा या फिर इंडियन रुपी वो वापस यूज करेगा। तो उतने हमारे एक्सपोर्ट नहीं है कि रशिया उनसे खरीदे, तो रशिया इंडियन रुपीज का करेगा क्या? इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है रशिया, उसमें ये रुपए यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं हमने डॉलर को बाईपास किया है, जो चीज अमेरिका को पसंद नहीं आई। अब एफटीए की बात करते हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर नो लॉन्गर ऑप्शनल। मतलब अब ऐसा नहीं है कि 4 कंट्री के साथ है, 3 के साथ नहीं है तो चलेगा, नहीं। वो 3 में से एक मैक्सिको था मान लो, और वो हमको कितना हर्ट कर गया, उसका हर्ट हमको हमारे एमएसएमई पे, एम्प्लॉयमेंट पे, सब पे दिखने वाला है। अब वो इकोनॉमिक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, तो हमारे एफटीए होने चाहिए। आगे मैं समझाता हूं क्या करना है इंडिया को, उसमें समझेंगे। आज की दुनिया में मार्केट एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करता है? एफिशिएंसी पे नहीं, अलायंस पे। आप कितने किससे अच्छे कंट्री से रिलेशन है। तो इंडिया की मानो तो पिछले 10-12 साल में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से फॉरेन रिलेशंस मेंटेन किए हैं, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। अब एक पोलराइज वर्ल्ड है, तो आप किसी एक के साइड जाओगे तो दूसरा नाराज होने ही वाला है। इसमें सरकारों की बात नहीं है, देश का जो भी स्टेप होगा वो 1947 से लगभग सिमिलर ही है। जैसे हम इसराइल पैलेस्तीन की लड़ाई में पड़ते नहीं है, हम इसराइल के साथ रहते हैं क्योंकि इसराइल ने हमको हर वॉर में इंटेलिजेंस दी, हर वॉर में सपोर्ट किया। पर हम पैलेस्तीन के ह्यूमैनिटेरियन एड को भी देते हैं। तो मतलब चाहे कुछ भी बोले कोई, हम पैलेस्तीन में जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए एक बेसिक नेसेसिटी है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया हमेशा अपना न्यूट्रल स्टांस रख के चलता है। अब इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स देखते हैं कि शॉक से स्ट्रेंथ तक कैसे होगा। अब इंडिया को क्या करना है? इंडिया फर्स्ट रोड मैप समझते हैं। सबसे पहले एफटीएस बढ़ाने हैं, जितनी ज्यादा कंट्री हो उनसे एफटीए कर लो। मैक्सिको, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, जो भी बची हुई कंट्रीज हैं उनसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लो। फिर उसके बाद अवॉइड रिपीट नो एफटीए पेनल्टी। तो एफटीए पेनल्टी पे ना अपना सीन हो, वो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। फिर वैल्यू चेन से ऊपर बढ़ना है। कैसे? जैसे लेस डिपेंडेंसी ऑन टैरिफ सेंसिटिव सेगमेंट्स, जहां जहां टैरिफ लग सकता है उसकी सेंसिटिविटी को कम करना है। जैसे आपने देखा ना, फार्मास्यूटिकल में नहीं बढ़ाया उन्होंने, क्यों? क्योंकि उसमें उनकी भी जरूरत है। तो ऐसे सेक्टर और ढूंढने। डिजाइन, आईपी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इस सब पे फोकस करना है, जिससे जो सबकी नेसेसिटी है, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढने, तो अगर मैक्सिको मार्केट नहीं मिला तो कहां चले जाओ? अफ्रीका चले जाओ, वेस्ट एशिया चले जाओ, ईयू चले जाओ, जहां पे इंडिया के या तो एफटीए हैं या एफटीए अंडर नेगोशिएशन है, ठीक है। और डोमेस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? तो ये जो शॉक है ना वो रीइंफोर्स होगा। कैसे? क्या रीइंफोर्स कर रहा है? अगेन कि हमको आत्मनिर्भर भारत पे फोकस करना है, हमें पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे फोकस करना है, जिससे कि हम हमारे लिए हम पे ही डिपेंडेंट रहे। तो जो भी नेसेसिटी चीजें हैं वो हमारे पास रहे, जैसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस सेक्टर, फूड हो गया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंडियाज ग्रोथ कैन नॉट depend on the goodwill of other trade blocs. Strategic autonomy in trade is as important as strategic autonomy in defense. जैसे कि अगर जंग होती है तो हमारे पास खुद के मिसाइल इंटरसेप्टर होने चाहिए, खुद की मिसाइल है, न्यूक्लियर है, खुद के जेट्स हैं, ये सब खुद का होना चाहिए।
और इस टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी इंडिजिनस करते जाओ उतना अच्छा है। कहीं ना कहीं जो भी हमारे यहाँ बड़ा बिलियनर डिफेंस इंडस्ट्री को इंडिजिनस करता है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। आप समझ सकते हैं जब भी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि जो बाहरी ताकतें हैं ना, वो नहीं चाहती कि इंडिया एक डिफेंस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड सोवरन कंट्री बने। रीजन उसका सिंपल है, क्योंकि हम बायर हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन के। जब तक हमारा कॉन्फ्लिक्ट हमारे पड़ोसी से चलता रहेगा, हम उनके बायर बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे डिफेंस में हम धीरे धीरे ऑटोनॉमी हासिल कर रहे हैं, वैसे ही ट्रेड में भी करते जाएं, क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो नेसेसिटी हैं। जैसे ऑयल है, ऑयल इंपोर्ट करना ही करना है, तो मतलब खर्चे फिक्स हैं, पर इनकम डमाडोल होती है, तो हमारे डेफिसिट्स बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, लॉजिक पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।